नमस्कार। आज मैं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को फोकस किया था और निर्वाचन पद्धति को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी। आज हमारा जो फोकस होगा, वो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर के होगा। तो अब शुरू करते हैं। थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दें कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अत्यंत गौरवपूर्ण उसका पद होता है, गौरव और गरिमा को लिए हुए। और जैसे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक और एक औपचारिक। तो राष्ट्रपति जो है, वो औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख है और इसलिए कहा जाता है कि वो राज्य करता है, शासन नहीं करता। अ, आप राष्ट्रपति की विस्तृत शक्तियाँ देखेंगे और उसके बाद भी अ, वास्तविकता यही है कि वास्तव में ये सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। तो राष्ट्रपति बनने के लिए अ, जो योग्यताएँ आवश्यक हैं, वो है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो और किसी लाभ के पद पर न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो और पागल, अपराधी या दिवालिया न हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ भी रखता हो। और जैसे कि अन्य योग्यताओं के विषय में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पद पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा, राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है, तो उसमें जो उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावकों का समर्थन और 50 अनुमोदकों का समर्थन भी आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है और जनता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और ये चुनाव आनुपातिक मत पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। आनुपातिक निर्वाचन पद्धति होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ उसको रिवाइज करने के लिए मैंने आपको याद दिलाया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। हम और आप सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। अब राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की जाए तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, एक साधारण शक्तियां और दूसरी संकटकालीन शक्तियां। साधारण शक्तियों को भी और अलग-अलग भागों में बाँटा जा सकता है, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात की जाए, तो राष्ट्रपति जो होता है, वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और इस औपचारिक प्रधान होने के नाते वो अनेक नियुक्तियाँ करता है। नियुक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो हैं वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसी की सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अ, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे भाषा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, उसकी नियुक्ति भी करता है। महालेखाकार जिसको कहते हैं और महाधिवक्ता जो होता है भारत का, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण जितने भी पद हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सब पर नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि राष्ट्रपति ये सारी नियुक्तियाँ अपने पसंद से करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, किसी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी पसंद से नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा ही राष्ट्रपति को ये सारी नियुक्तियाँ करनी होती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि
ये नियम है कि संसदीय शासन व्यवस्था है, तो जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उसी के प्रधान को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। उसे स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार तब मिल सकता है जब संसद त्रिशंकु हो। संसद मतलब लोकसभा, संसद का मतलब यहाँ पर लोकसभा से, जब त्रिशंकु लोकसभा का गठन हो जाए, मतलब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाए। जैसे 543 सीट्स है तो उसमें से क्लियर मेजॉरिटी के लिए, स्पष्ट बहुमत के लिए 273 सीट्स एक दल को मिलना आवश्यक है। तो किसी भी दल को अगर 273 का आंकड़ा नहीं मिल पाता है, उससे कम सीटें मिलती है, तब राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक का प्रयोग करने का मौका मिलता है। और उस समय भी ये कहीं पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई बार राष्ट्रपति द्वारा जिस दल को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, जिस दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त होते हैं, उसे वो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। और कई बार जिस गुट को सबसे अधिक स्थान प्राप्त होते हैं, उस गुट को वे प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद जहां तक अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रश्न है, तो राष्ट्रपति इस मामले में तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही निर्भर है। प्रधानमंत्री जिन नामों की घोषणा कर देते हैं, जिन नामों को वो की सिफारिश कर देते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति मंत्री पद की शपथ दिलवा देते हैं। और राष्ट्रपति इस संबंध में अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल के हैं और दोनों ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि आपसी मंत्रणा के द्वारा वो कोई निर्णय ले लें, लेकिन कानूनी तौर से राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें, तो विधायी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति जो है वो संसद का प्रमुख भी है। मतलब संसद की बात जब हम करते हैं, तो संसद का गठन की बात जब हम करते हैं, तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीन चीजों से मिलकर के संसद बनती है। मतलब संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। संसद पूरी तब नहीं होगी अगर राष्ट्रपति नहीं होगा। तो राष्ट्रपति विधायिका का प्रमुख है, इस नाते वो अनेक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और उसमें सबसे पहला है संसद में अभिभाषण प्रस्तुत करना। जो संसद का पहला सत्र होता है, मतलब वर्ष का जो पहला सत्र होता है, पहला अधिवेशन होता है। सत्र मतलब पूरे वर्ष में जितने भी अधिवेशन हो उसको एक सत्र कहा जा सकता है। तो जब पहला अधिवेशन होता है, जनरली बजट अधिवेशन को पहला अधिवेशन माना जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। मतलब उस सेशन की शुरुआत ही राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। और ये अभिभाषण किस बात को लेकर के होता है? उसमें सरकार की नीतियों की चर्चा होती है, सरकार के कार्यों की चर्चा होती है कि पिछले वर्ष सरकार ने क्या क्या किया है, उसकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या है, अगले वर्ष उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, उसकी भी चर्चा होती है। और इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाता है। अभिभाषण राष्ट्रपति का हो जाए, उसके बाद 2-3 दिनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाता है। तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, एक प्रस्ताव लाया जाता होगा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस पर पूरी तरह से बहस होती है उस अभिभाषण को लेकर के, और उसमें आलोचना भी होती है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ये बात तो कही लेकिन ये नहीं कही, पिछले वर्ष ये सब बातें कही गई लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ तथ्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। तो आप ये कहेंगे कि ये क्या आलोचना राष्ट्रपति की आलोचना है? नहीं, ये जो अभिभाषण है वो वास्तव में राष्ट्रपति ने तैयार नहीं किया होता है, वो सरकार द्वारा बनाया गया होता है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया हुआ होता है। और उसमें जो आलोचना होती है वो भी राष्ट्रपति की आलोचना न होकर के सरकार की आलोचना ही होती है। तो सबसे पहला जो काम है वो अभिभाषण का। उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो सदस्यों को मनोनीत भी कर सकते हैं। 2020 से पहले तक तो
लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, लेकिन 2020 के बाद ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो अभी भी है, और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 उन सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्होंने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की होती है। अब कानूनी क्षेत्र में राष्ट्रपति को और भी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, वो है विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक धारण नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी हो। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बन सकता है। वो साधारण विधेयक भी हो सकता है, वित्त विधेयक भी हो सकता है, संविधान संशोधन विधेयक भी हो सकता है। कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी हो। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो साधारण विधेयक को तो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। संविधान में वास्तव में व्यवस्था ये है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को अपने पास रख भी सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए वापस न करें। जनरली राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं। अभी तक के 72 वर्षों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति ने एक विधेयक जो था वो अपने पास रखा और उसको वापस नहीं भेजा पुनर्विचार के लिए, और इसलिए वो पास नहीं हो पाया, और वो था डाक विधेयक, जो कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास आया था 1980 to 84 के बीच में, नहीं 83 to 88 के बीच में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। 80 to 84 तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, लेकिन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 1983 में राष्ट्रपति बने थे और 88 तक राष्ट्रपति थे। तो उनके कार्यकाल में राजीव गांधी की सरकार थी। डाक विधेयक लाया गया था जिसमें लोगों के जो चिट्ठियां हैं उनको कुछ परिस्थितियों में खोलकर पढ़ने का अधिकार सरकार को मिल जाता अगर वो पास हो जाता तो। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने इसको अपने पास रख लिया, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा। अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजते तो वापस वो पास हो जाता और फिर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते। तो कहने का मतलब ये कि अगर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति किसी विधेयक को भेजते हैं, किसी साधारण विधेयक को, तो वो दूसरी बार पास होने की स्थिति में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उनको करने ही होते हैं और फिर वो पास हो ही जाता है। जहां तक संविधान संशोधन विधेयक की बात है, संविधान संशोधन विधेयक के विषय में 44वें संविधान संशोधन से पूर्व तो ये स्थिति थी कि राष्ट्रपति एक बार उसको भी पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जो स्थिति है वो ये है कि संविधान संशोधन विधेयक अगर संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर पहली बार में ही हस्ताक्षर करने होते हैं। धन विधेयक के मामले में भी स्थिति यही है कि धन विधेयक के विषय में तो प्रारंभ से ही यह स्थिति है कि उस पर राष्ट्रपति पहली बार में हस्ताक्षर कर ही देते हैं, अनिवार्य है उनके लिए उस पर हस्ताक्षर करना। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, जो कि एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अब इसके अलावा कानूनी क्षेत्र में एक और शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है विधायी क्षेत्र में, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है और ये अध्यादेश कानून की तरह ही लागू होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। ब्रिटेन में संसद का 1 वर्ष में एक अधिवेशन होना आवश्यक है, लेकिन भारत में ये 6 माह के अंदर दूसरा अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक है। तो अध्यादेश अगर राष्ट्रपति ने जारी किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक लागू हो सकता है, और वैसे 6 माह के पहले अधिवेशन तो प्रारंभ हो ही जाता है, और उस अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर संसद उसको स्वीकार कर लेती है, उसको कानून बना देती है, तब तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में संसद अगर चाहे तो 6 सप्ताह से पहले भी उसको वापस ले सकती है। तो इस तरह से ये अध्यादेश जारी करके भी राष्ट्रपति महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सब वो
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करते हैं, वो अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं करते। कहा यह जाता है, आप न्यूज में यही पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किए, लेकिन वो वास्तव में राष्ट्रपति ने नहीं किए होते, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने ही किए होते हैं। अब वित्तीय शक्तियां, वित्तीय मामलों की बात पहले भी हम कर चुके हैं कि पूर्वानुमति आवश्यक है। वित्त विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। फिर जो आकस्मिक निधि और जो संचित निधि है उसमें से जब खर्चा किया जाता है तो उसके पहले भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। संचित निधि पर तो मतदान नहीं होता, लेकिन बाकी जो बजट है जिस पर मतदान होता है उसके लिए भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी न्यायिक शक्तियां भी हैं, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। फिर क्षमादान का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, कि वो किसी के दंड को क्षमा कर सकता है, किसी के दंड को कम कर सकता है, किसी के दंड को स्थगित कर सकता है। बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ, मतलब सर्व क्षमा जिसको एमनेस्टी कहा जाता है, वो भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं अपराधियों को क्षमादान का अधिकार है जिन्होंने संघीय कानून का उल्लंघन किया हो, और संघ सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को, मतलब जिनको दंड दिया जाता है, उन्हीं के दंड को वो कम कर सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं। और ये एक परामर्श मंडल के परामर्श के बाद ही वो इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। अब सैनिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं। तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च सेनापति होता है, और सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति वो करते हैं। उसके बाद में युद्ध संबंधी जो घोषणा है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परामर्श मंत्रिमंडल का होता है, लेकिन घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सेना के प्रयोग का आदेश भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। तो पर्याप्त सैनिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन अगेन वही बात कि ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही प्रयोग करता है। कूटनीतिक और वैदेशिक मामलों से संबंधित शक्तियां, शासन का अध्यक्ष है, वो हमारे देश का नेतृत्व करता है। विदेशों में विदेशों से आने वाले जो राजदूत और वाणिज्य दूत होते हैं, वो अपने जो परिचय पत्र और प्रत्यय पत्र जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों में राजदूतों, विभिन्न राजनयिक प्रतिनिधियों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी की जाती है। जो राष्ट्रमंडलीय देश हैं वहाँ पे उच्चायुक्त कहलाते हैं, राजदूत ही होते हैं वो, लेकिन उनको उच्चायुक्त कहते हैं। तो उन उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये सारी नियुक्तियां सरकार के परामर्श से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही की जाती है। तो वैदेशिक मामलों में भी राष्ट्रपति काफी महत्वपूर्ण शक्तियां रखते हैं। अब है, ये तो साधारण शक्तियां थी। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इन शक्तियों का विवरण दिया गया है, और इसमें संविधान निर्माताओं ने 3 प्रकार के संकटों की कल्पना की थी कि 3 तरह के संकट आ सकते हैं। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट, कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है या युद्ध की घोषणा ही हो जाती है, बाहरी आक्रमण हो जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि आंतरिक अशांति हो सकती है, देश के किसी भी भाग में जो है गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है, तो वो इस आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ और बातें जोड़ी गई हैं, क्योंकि इसका काफी दुरुपयोग हुआ था, तो इसलिए अब आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है कि अगर
राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तभी वो इस तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि पहले तो प्रधानमंत्री मौखिक ही राष्ट्रपति को कह देते थे कि हाँ, हमारे मंत्रिमंडल ने कह दिया है और आप इस आपातकाल की घोषणा कर दे, जैसे कि 1975 में हुआ था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद को भी बाद में अवगत कराया था इस निर्णय से। तो ऐसी स्थितियां न हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लिखित रूप में जब राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देंगे, तभी राष्ट्रपति इस तरह की घोषणा करेंगे। और अब ये घोषणा जो है वो संसद में 1 महीने के अंदर स्वीकृत होना आवश्यक है, और खास करके लोकसभा में। तो अगर राज्यसभा में की स्वीकृति तभी मानी जाएगी, सिर्फ राज्यसभा की स्वीकृति तभी मानी जाएगी जबकि लोकसभा भंग हो चुकी है और आपातकाल की घोषणा की आवश्यकता पड़ गई है, तो राज्यसभा में उसको 30 दिन के अंदर स्वीकार करवाना आवश्यक है। और फिर जब नवीन लोकसभा का गठन होगा तो उसमें भी फिर 30 दिन के अंदर उसको स्वीकृत करवाना आवश्यक है। और ये आपातकाल की जो घोषणा है एक बार में 6 माह तक लागू हो सकती है। इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और 3 वर्ष से अधिक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी जो स्थिति है वो है राज्यों में वैधानिक यंत्र की विफलता से उत्पन्न संकट। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य माध्यम से ये ज्ञात होता है कि संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है, तो वो इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और ये सिर्फ उसी राज्य तक लागू होती है। और इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले पंजाब में किया गया था 1950 में। उसके बाद तो इस शक्ति का इतना अधिक प्रयोग किया गया है कि 100 से अधिक बार इस शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है। और कई बार जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि 1977 में एक साथ 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। उसके बाद चुनाव करवाए गए थे। उसी तरह से 1980 में फिर से वही हुआ, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनको ये लगा कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, और वास्तव में चुनाव हुए तो वापस जनता पार्टी वहां आ गई। लेकिन उसके बाद 1980 में जब कांग्रेस का शासन आया तो उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने भी उसी तरह से 9 राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग कर दिया और फिर से नए चुनाव करवाए, और फिर वहां कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इस तरह से भी होता है। और कई बार किसी एक विशेष राज्य विशेष में भी सत्तारूढ़ दल द्वारा इसका अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जबकि वहां पर विधि पूर्वक जो निर्वाचित सरकार है वो काम कर रही होती है। 1992 में मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से काम कर रही सरकारों को हटा दिया गया था और एक साल तक राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद वहां पर चुनाव करवाए गए थे। तो इस तरह से कई बार राष्ट्रपति द्वारा, मतलब राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। धारा 356 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। तीसरा है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट या आर्थिक संकट। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, धारा 360 ये कहती है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में वित्तीय संकट की स्थिति है, देश की साख खतरे में है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डगमगा रही है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन सौभाग्य हमारा कि हमारे यहाँ अभी तक, आज तक इतने सालों में एक बार भी वित्तीय संकट की घोषणा नहीं की गई है। पहली बारी जो आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट के आधार पर एक बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण एक बार भी आपातकाल की घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ी है और उम्मीद ये की जा सकती है कि आगे भी नहीं पड़ेगी। अब ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं? तो राज्यों पर क्या परिणाम होते हैं? तो राज्य जो होते हैं उनकी स्वायत्तता काफी कम हो जाती है।
जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो राज्यों को जो निर्देश देती है उनको उसका पालन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है और उन कानूनों को उन राज्यों को लागू करना आवश्यक होता है। और वित्तीय स्थायित्व के लिए भी राज्य सरकारों को कुछ कदम उठाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। और इस तरह से ये जो आपातकाल की घोषणा होती है इससे राज्यों की स्वायत्तता काफी हद तक प्रभावित हो जाती है, या ये कहा जाए कि हमारा जो देश है वो संघात्मक के स्थान पर एकात्मक हो जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद जनता पर क्या, नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो स्थगित हो जाते हैं। और जो अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्रताएं हैं, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है और अपराध सिद्ध न होने की स्थिति में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो सारी स्वतंत्रताएं बनी रहती हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं उसके सहित मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है और संकट काल की स्थिति जैसे ही समाप्त हो जाए तो वापस उनको बहाल कर लिया जाता है। तो ये जो राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध हैं, उसकी जो उनकी जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इसके अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहली बात तो ये की जाती है कि इससे लोकतंत्र का निरादर होता है। लोकतंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार जो है वो भी स्थगित हो जाते हैं, फिर राज्यों को कोई स्वायत्तता नहीं होती, अपनी तरफ से वो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, केंद्र जो कह देता है वो उनको मानना होता है, कोई विरोध नहीं कर सकता। तो इस तरह से लोकतंत्र जो है वो एक तरह से अधिनायक तंत्र में बदल जाता है। फिर संघात्मक व्यवस्था पर भी आघात होता है। संघात्मक व्यवस्था हमारी जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है एक तरह से। इसकी भी बात अपन पहले कर चुके हैं, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर यहाँ पर राज्यपाल और जो नौकरशाही है उनकी निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हो सकता है कि केंद्र सरकार को खुश करने के लिए उनकी गलत नीतियों को भी समर्थन करने लगे और इस तरह से उनकी जो निष्पक्षता है वो भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इसकी प्लस पॉइंट इसका ये है कि जब हमारा देश संकट की स्थिति में है तो उस समय राष्ट्रपति को इन शक्तियों का प्रयोग करना ही होता है, क्योंकि सबसे पहला जो सवाल होता है वो हमारे सामने वो होता है हमारी देश की रक्षा। तो देश की रक्षा के लिए अगर हमको कुछ समय के लिए शासन को परिवर्तित करना पड़े, लोकतंत्रीय न रह पाए उतना और हमारी संघात्मक व्यवस्था भी वैसी न रह पाए जैसी शांति काल में होती है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा गलत बात नहीं है। राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति है उसकी बात हम समय समय पर करते आ रहे हैं। उससे आपको ज्ञात हो ही जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो वास्तव में उन सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते जो ऑन पेपर्स हमको दिखाई दे रही हैं। ऑन पेपर्स अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जैसा प्रभावशाली, राष्ट्रपति जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की स्थिति जो है ब्रिटेन के सम्राट से की तरह ही है लगभग, उससे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ब्रिटेन का सम्राट तो खैर वहाँ की जो परंपराएं हैं उसके कारण किसी भी बिल को पास करने से रोक ही नहीं सकता, लेकिन ऑन पेपर्स वो भी स्वतंत्र है कि वो उस बिल को न पास करे, लेकिन इन प्रैक्टिस वो भी ऐसा नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो बिल को एक बार तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज ही सकते हैं। फिर जब दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति होती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है और उस संयुक्त अधिवेशन के द्वारा ही उस गतिरोध को दूर किया जाता है। तो यह अधिवेशन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां तो हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से काम ले सकते हैं, लेकिन अन्यथा राष्ट्रपति बाध्य है कि वो
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही काम करें। 1979 में प्रधानमंत्री थे चरण सिंह, जो कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, क्योंकि लोकसभा में तो वो अपना बहुमत साबित कर ही नहीं पाए। उसके पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और त्यागपत्र देने के बाद साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया कि वो लोकसभा को भंग कर दें। तो राष्ट्रपति ने उसके परामर्श को मान लिया और लोकसभा को भंग कर दिया। तो इस पर ये काफी विवाद चला था कि क्या राष्ट्रपति कार्यवाहक प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो ये एक प्रश्न है जिसका कि उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। कुछ बातें हैं जिनके बारे में अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है कि क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए हर समय बाध्य है। और हाँ, जिस प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त है उसके परामर्श को मानने के लिए तो बाध्य है, लेकिन क्या जो काम चलाऊ सरकार है, उनके जो मंत्रिपरिषद होती है या प्रधानमंत्री उसके साथ होते हैं, उनके परामर्श को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और इस संबंध में कोई न कोई संवैधानिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उसके विषय में हमने आज ये चर्चा की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।